बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पार्टी अपने अहम अहदाफ जिनमें खान साहब की रहाई, इलेक्शन का ऑडिट, सियासी स्पेस का हसूल और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बहाल करने में नाकाम होती नज़र आ रही है। आलिया हमजा की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए सियासी सरगर्मियाँ ताहाल महाल ही रहेंगी। जहाँ एक तरफ हर नया दिन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बराह रास्त हुकूमत को धमकी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ ने हुकूमत को केनाल मनसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हदायत जारी कर दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशमकश के पेश नज़र कल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार काबुल गए, जहाँ उन्होंने अफ़गान तालिबान क़यादत से मुलाकात की। दो तरफ़ा बातचीत में अफ़गान पनाह गुज़ीरों की वापसी और अफ़गान सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने देने के मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहजाद सईद चीमा साहब ने, और फैसल चौधरी साहब आप खान साहब के साबिक वकील भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। फैसल चौधरी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, PTI के कुछ अहम अहदाफ थे जिनमें खान साहब की रहाई, मैंडेट की वापसी, अपोजिशन इत्तेहाद बनना, सियासी स्पेस का हसूल और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राह हमवार करना था। PTI इन अहदाफ को पूरा करने में नाकाम क्यों होती नजर आ रही है एज ऑफ टुडे, जब आप और हम लोग ये बात कर रहे हैं? तो थैंक यू मंसूर। सबसे पहले तो आपने मुझे साबित कर दिया, तो अभी कोई साबिका लाहका नहीं लगा मेरे साथ। जी जी, तो हम स्टिल स्पॉन्सर। बिल्कुल ठीक है। तो जब नहीं होगा तो वो अलग बात होगी। सेकेंडली बात यह जी कि इनफैक्ट जो PTI का नैरेटिव है या PTI का DNA है या PTI की सियासत है, वो एक शख्सियत के इर्द गिर्द घूमती है। उनका नाम इमरान खान है। ठीक। जो बाहर लीडरशिप है, उनके कुछ मसाइल हैं जिनके ऊपर वो काबू पाने में नाकाम रहे हैं अब तक। एक तो जो सबसे बड़ा मसला ये नजर आता है कि वहाँ पे गैर सियासी लोग जो हैं वो सियासी ओहदों पे विराजमान हैं, जिनमें वकला की अक्सरियत है, और वो सियासत की जो बारीकियां हैं उनको फॉलो नहीं कर सके, और उनकी जो ज़ाती अना जो है वो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर मुख्तलिफ शख्सियात के साथ वो उलझ जाते हैं और अपना जो मेन मकसद है, जो कि इमरान खान साहब की रहाई से मुतल्लिक है, उसको भूल जाते हैं। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है या दूसरी आपने बातों की जिक्र की, तो होता ही है कि जब टाइम गुजरता है, टाइम गुजरने के साथ साथ प्रायोरिटीज बदल जाती है। बिल्कुल ठीक। तो अभी जो 2-3 दफा सोलो फ्लाइट ली PTI ने, उससे PTI की सियासी पोजीशन जो रोड्स के ऊपर, पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी शक की बात नहीं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो, हैंड्स डाउन PTI इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को कामयाबी में बदलने की कहानी अब तक हमारे सामने PTI की लीडरशिप नहीं ला सकी। बिल्कुल ठीक। वो सियासी लाएअमल जो कि इमरान खान साहब की रहाई के लिए हुकूमत के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कुछ दबाव क्रिएट कर सके, जिससे वो टेबल पे बैठेंगे, अभी तक वो नजर नहीं आता। तो नॉर्मली होता ये है कि आप एक सियासी लाएमल बनाते हैं, जो जानिए इमरान खान साहब ने अगर बाहर आना है तो किसी तरीकेकार के जरिए आना है। ट्रू। वो तरीकेकार अभी तक डिफाइंड उस तरह 3-4 थे, वो नहीं हुए। एक तो पब्लिक अपराइजिंग थी 26 नवंबर को, एक साइजेबल नंबर भी हमने गैदर किया, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो आएगा भी, तो वो उसके लिए तो मियां नवाज शरीफ की तरह या तो अपील करके बाहर चले जाए, इमरान खान साहब उसके लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक। अब बाकी जो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने का, तो उसकी हमारी पार्टी में गुंजाइश कम है। वहां पे हमारे लोग उसको अप्रूव नहीं करते। ठीक। तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है, जो कि थोड़ा सा लंबा जरूर है, मदद चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है फिर रास्ता ऑप्शन कोई नहीं है। वो है आप पॉलिटिकल अलायंस बनाएं और फिर अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बना के, फिर उससे आप सियासी हिकमत अमली के साथ जो है वो आगे बढ़े, और उससे एक दबाव क्रिएट होगा
वेरी राइट, मैं बिल्कुल ठीक है, उससे हम आगे उस जो एस्टेब्लिशमेंट से अगर बात भी हो या जमहूरी या जो सियासी जमातें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की भी टीमें हैं उनसे भी बात हो तो फिर उस प्लेटफॉर्म से हो तो मेरे ख्याल में फिर वो एक वे आउट है। ठीक, मौका बन सकता। ठीक, अच्छा चीमा साहब, दो चीज़ें, एक तो जो हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अभी तक पूरे नहीं हो सके। आप लोग तो इक़्तिदार में हैं, भट्ट साहब भी इक़्तिदार में हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम आप लोगों की तरफ अगर देखते हैं पानी के इश्यू को लेकर, 6 नहरों को लेकर, पहले आप लोग कह रहे थे, हुकूमत कहती थी, नून लीग कहती थी कि जी आप लोगों ने ओके किया है, जरदारी साहब ने ओके किया, तब हम लोग आगे चले हैं। अब आप लोगों के ऊपर प्रेशर आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, स्पेसिफिकली सिंध के अंदर आप पे ऊपर बहुत प्रेशर आया है, जिसकी वजह से अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो क्लैरिटी से कहा है कि नहीं जी हम इत्तेहाद भी वापस कर देंगे, हम ठोकर पे मारते हैं आपकी इन तमाम वजारतों को और ये सब कुछ, ये क्या वाकई इसलिए सब कुछ हो रहा है? एक टाइमली प्रेशर है आपको लग रहा है, और अगर वो प्रेशर सस्टेन कर गए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंसी फोरम नहीं है पानी की नहरों की तकसीम का, उसके और बड़े सारे मामला हैं। ठीक है, ये धक्के से प्रेसिडेंसी को इन्वॉल्व करके कि जी सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने तो इस पे दस्तखत कर दिए हुए, ठीक, जब एक फोरम ही नहीं है तो कैसे दस्तखत? और प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में आके सामने खड़े होके पूरी कौम और जॉइंट सेशन के सामने खिताब में कह रहे हैं कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी फर्दर कैनाल्स। Wasn't it enough to be cleared and heard by all the parties, all the stakeholders? एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है और नहीं वो तो गाल ही कोई नहीं, ठीक है ना जी। इरसा है, CCI है, बिल्कुल CC है, बिल्कुल, ये सारी चीजें एक वो खड़ी। अच्छा, बचपन में जो हमने मुहावरे सुने उनकी समझ अब इस उम्र में आके लगी। अच्छा, उनमें से एक मुहावरा था, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ठीक, अब इरसा का कोई नुमाइंदा बात करे, इरिगेशन मिनिस्ट्री बात करे, कोई टेक्निकल बंदा का बात करे, अगर लाहौर से पिद्दियां ये गुफ्तगू करनी शुरू कर दें, नारे लगाने शुरू कर दें, छलांगे लगानी शुरू कर दें, और जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, सिर्फ उन्होंने अपने लोकल या अपनी हुकूमत या अपनी जमात के अंदर एक कुछ स्कोरिंग करनी हो, तो इससे मामला सुलझ सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उन्होंने कहा इसको रिजॉल्व करें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इसको रिजॉल्व करें। इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर आप अपने मैच्योर लोग जिनको पता है, जिसका काश्तकारी से ताल्लुक नहीं, जिन्हों नहीं पता मोगा की है, नहर की है, पानी क्या है, मौत क्या है, हयात क्या है, वो उठे और उठ के आके टें करके तो किसी जिसको चाहे वो किसी लीडरशिप को किसी को वो आके क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ऑन। ओके सर, इरसा, मैं इस पे छोटे से स्टैटिस्टिक्स पानी पे आपको दे देता हूं। आज भी जो 1991 में 114.35 मिलियन एकड़ फुट की टोटल वो थी, ठीक है। 2024 में 105.84 रह गई है। हम 8.51% मिलियन एकड़ फुट जॉन से हम ऑलरेडी डेफिसिट पे खड़े हैं। 8.51 मिलियन एकड़ फुट, ठीक। आप कहते हैं कि जी नई नहरें निकालनी, मैं पंजाब का हूं, मैं सिंध का रहने वाला नहीं, ठीक ठीक, मैं काश्तकार हूं। मेरी आज नहर जौन सी है वो एक दिन चलती है, दूसरे दिन बंद, एक दिन चल रही है, अच्छा, एक दिन बंद हो के दूसरे दिन चलने का सर हर काश्तकार को पता है कि उसका पानी अप टू योर आउटलेट लेवल पहुंचता ही नहीं है, उसके लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया सर। आपने पहले अपनी नालायक और नकारा पॉलिसीज के तहत ग्रीन टू ग्रे किया, आपने जो सरसब्ज शादाब जमीन थी आपने उसको कॉलोनियों में और डेवलपमेंट्स में फूंक दिया। अब जो आज आपका जरखेज रकबा मौजूद यहाँ पे खड़ा है उसको भी आप उसको बेआबाद करके, तो आप किसको आबाद करना चाह रहे हैं? कीजिए, पाकिस्तान है जरूर उसका हिस्सा, लेकिन कितना एरिया आबाद करना चाह रहे हैं आप उसका? सर आप उसका तकरीबन स्मॉलर चोलिस्तान जिसको आप स्टार्ट में कर रहे हैं, सर आप 4 लाख एकड़
करना चाह रहे हैं शराब 4 मिलियन एकड़। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं जरा ये चीज भट्ट साहब की तरफ ले, भट्ट साहब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन इस वक्त कहा जा रहा है और ये बारहा कहा जाता रहा है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस पर बाइंग दी, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, प्रेशर आया और इसलिए नहीं हुई। लेकिन मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि रेगिस्तान में सहरा में काश्त करने से बेहतर है कि जो ऑलरेडी जहां पर काश्तकारी हो रही है वहां पर पैदावार बढ़ाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट ही वॉज ट्राइंग टू इंसल्ट नून लीग कि जी आप लोग तो 47 फॉर्म की पैदावार हैं और अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, सिंध में तो हम फिर जीत गए हैं और आप हार गए हैं। सर इस पूरी सूरत हाल में क्यों बार बार ये कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी मान गई थी? अगर पीपल्स पार्टी मान गई थी तो आज क्यों पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है अपने स्टांड से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये 8 जुलाई 2024 की बात है जब इस कैनाल पे बात हुई थी। सिंध का पानी अगर पंजाब की तरफ आता है तो वो हिस्सा जो पंजाब के हिस्से में आता है उससे कम भी हम लेने के लिए तैयार होते हैं। पंजाब तो हमेशा अपने जो दूसरे सूबे हैं उनका ख्याल करता है, आप ये देख लें। और अभी ये जो मसला हुआ है मेरा ख्याल है वो, मैं क्योंकि जो सिंध में छोटी जमातें थी उनका कोई प्रेशर होगा कुछ अगर, लेकिन ये उनको ये जवाब दे रहे हैं, बात हो रही है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि हम CCI में इसकी मीटिंग होगी, अब हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, PM साहब ने जब ये बातें कर दी कि बैठे जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेंगे, ये तो एक जमहूरियत है, इसका हिस्सा है। हम जितनी जमातें जो हुकूमत में शामिल हैं तो वो हम एक दूसरे के साथ बात करके किसी चीज़ पे हमें इख्तलाफ होता है, किसी पे इत्तेफाक होता है। अब ये एक हुक्म आ गया है PM साहब का भी और ख़ास कर मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो इस पे बैठ के आज बात हो रही है। पहले भी आप देखेंगे तो एक टीम बनी थी जिसमें इसहाक डार साहब लीड कर रहे थे और उधर मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब थे, मीटिंग हुई थी। तो ये मीटिंग कंटिन्यू चलेगी, लेकिन ये इशू इंशाल्लाह बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये देखें, जब आपस में बैठ के कोई बात होती है उसके कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो दूर हो जाते हैं, कोई गलतफहमियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सिंध में अगर पीपल्स पार्टी का कोई प्रेशर आया तो ये उनका राइट है कि वो उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत के हम सब इत्तेहादी हैं, हम मशवरे के साथ चलते हैं। अब जब आप ये देखेंगे एक दो दिन में ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि जब एक हुक्म आ गया कायद कर, उसके बाद जब आप बैठेंगे आपस में, CCI की मीटिंग भी हो जाएगी, तो ये इशू जो है जिसको इतना बहुत बड़ा वो सिंध में बैठ के लोगों ने देखे ना, सियासत होती है, उन्होंने एक ऐसी चीज़ को उठा लिया कि जी पानी पंजाब ले रहा है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? पंजाब तो हमेशा ख्याल करता है। और जो भी आप देखेंगे ये इकट्ठे बैठेंगे तो हम इंशाल्लाह इसके मुतालिक बहुत अच्छा फैसला हो जाएगा। और ये जमहूरियत का अवसर होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप इकट्ठे होते हैं, एक जमात है दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद है, जब इत्तेहाद जमातों को तो आए तो फिर उनके मुश्किलात जब आती हैं तो वो इकट्ठे बैठ के उनको हल भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भट्ट साहब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे ख्याल में इसी को थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इसी पॉइंट को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें सेटल डाउन, हर दफ़ा पॉलिटिकल सिचुएशन में थ्रेट्स के ऊपर ही चीज़ें सेटल डाउन होनी है, तो फिर पाकिस्तान का ये निज़ाम कैसे चलेगा? आप अग्री करते हैं नहीं करते एक और चीज़ है, लेकिन हर दफ़ा अगर ये हुकूमतें कहेंगी, और फिर वही बात है अगर इत्तेहादी हुकूमतें हैं तो फिर उनकी शायद जो अपनी चीज़ को मनवाने की कैपेसिटी है वो यही है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम साथ नहीं देंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन मेरे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी फैसल चॉइस साहब, एक तो आई रियली वांट कि आप इस पूरी सिचुएशन में ये जो पानी को लेकर हो रहा है और उसके बाद हुकूमत का एक स्टांस है, पीपल्स पार्टी का एक और स्टांस है, और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो सिंध के हों या पंजाब के हों, एक सिचुएशन ज़रूर सामने है ऐसी जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को थ्रेट करना पड़ गया हुकूमत को, उनको ये कहना पड़ गया कि हम लात मारते हैं आपकी वजारतों के ऊपर एंड ऑल दैट, और जिसके ऊपर अब प्राइम मिनिस्टर ने और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जी चीज़ों को सेटल डाउन करें पीपल्स पार्टी के साथ। सो क्या वाकई हर चीज़ के ऊपर इस लेवल पर बातचीत हो जाती है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, ये थ्रेट तो सिर्फ थ्रेट तक ही रहेंगे, ये प्रैक्टिकली तो कभी भी नहीं होंगे। इसी तनख्वाह पे पीपल्स पार्टी काम करेगी।
इसका सोल्यूशन जो इस वक्त इंटरनल सिंध में सूरत हाल है वो तो सिर्फ ये है कि ये मामला जो है ये मनसूबा अबेंडन करना पड़ेगा, लेकिन ताकतवर हल्के जो हैं वो तो इसको अबेंडन नहीं करना चाहते, क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो SIFC ने मुतारफ कराई, और ये मनसूबा भी प्रेसिडेंसी में जब ये ब्रीफिंग हुई थी तो वहाँ पर SIFC को चला गया और पूरे उसके कागजात भी सरफेस कर चुके हैं, लिहाजा उसमें अब गलत बयानी की गुंजाइश तो है नहीं। अब ये जो लेकिन जो क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि इसका पानी पूरा कहाँ से होगा। इर्सा अकॉर्ड के तहत 37% जो है वो पानी पंजाब को मिलता है, इतना ही पानी सिंध को मिलता है, बाकी 2 सूबों को भी अपने रिस्पेक्टिव शेयर मिलते हैं, लेकिन इस रिजर्वॉयर्स जो है वो बनाए नहीं गए हैं पानी की। और इस साल तो खैर एक्यूट शॉर्टेज है। PMS जो कहते हैं कि पहले जेहलम से सतलज में पानी और सतलज से फिर नहरों में पानी, तो जेहलम में तो मैं बिल्कुल दरिया के ऊपर रहता हूँ, हमारा वो इलाका है, बारानी एरिया है, वहाँ पे तो इस वक्त मंगला डैम डेड लेवल को छू रहा है। हालांकि इस वक्त जो है वो जो वसाख का यानी अप्रैल है और देसी महीना पहला वसाख होता है, वसाख का जो है वो आगाज हुआ है और वसाख में हमारे इतना पानी की शॉर्टेज नहीं होती, और आगे उसके लिए जो मजीद फसलें लगनी हैं उसके लिए भी पानी पूरा नहीं है। तो एक उसके ऑन द टॉप ऑफ इट मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में जो जिम्मेदारों के साथ पॉलिसी रवा रखी है जो इस वक्त की है उसका तो बिल्कुल ही तबाही फिर गई है। हमारी फसलों की जो कास्ट है पर मन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हुकूमत उससे 1000-1200 रुपये कम जो है वो सरकारी रेट नर्फ मुकर्रर करी है, जिससे जो किसान जो है उसका बिल्कुल ही कचूमर निकल गया है। और ये मुल्क नहीं चल सकता जब तक आपकी किसानी बेहतर नहीं होगी और किसान की सूरत हाल ठीक नहीं होगी। जब तक ट्रेडर जो हैं, दुकानदार जो हैं, वो भी जिम्मेदार के सर पे चलते हैं। और जो हमारी गंदम है ये ना सिर्फ एक कैश क्रॉप भी है बल्कि ये इटसेल्फ इज अ कैश, जिसमें जो इकोनॉमी का सर्कल चलता है और रूरल इकोनॉमी और जो सेमी अर्बन रूरल इकोनॉमीज हैं उनका सर्कल चलता है। तो इस वक्त पर मोन जो है वीट की जो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक खर्चा 3500 रुपये है और उसका सरकारी नर्फ 2200 रुपये मुकर्रर किया है। तो आप हिसाब लगाने के बाद बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डिफरेंस है और ये डिफरेंस कहाँ से पूरा होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इस चीज को जी तो लास्ट सेंटेंस विद योर परमिशन गुजारिश ये है कि ये दो सूबों में पहले जो है वो खराबी हो गई है, और तीसरा अगर आप सिंध में मुखालिफ करेंगे तो इससे फेडरेशन कमजोर होगी। तो फेडरेशन को जो है मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप जो ये मुतनाज़ा बिल हैं, चाहे माइन एंड मिनरल हो या आपाशी का ये नहरों का हो, इसमें अवाम को मुतमईन करके फिर ये लेजिस्लेशन की जाए, वरना ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, आपने बात सुनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके साथ हुई है वैसे इस पे। चीमा फैसल चीमा साहब, फैसल इज नॉट अ पर्सन जो इतनी जल्दी साथ हो, लेकिन सर अब सिचुएशन एक और भी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये SIFC के अंदर भी है प्रोजेक्ट, इसीलिए तो PTI बात नहीं कर रही इस पे, इसीलिए तो इस पानी के लिए स्टैंड नहीं ले रही। जिन्हें कहते हैं हम नेशनल जमात हैं, सिंध भी, KP भी, बलोचिस्तान भी, पंजाब भी, ठीक है। नहीं, अगर ये SIFC में है, पहले मेरा सवाल सुनिए। जी, अगर ये SIFC के अंदर प्रोजेक्ट है और इस पे एग्रीड हुए हैं ग्रीन सब पाकिस्तान एंड ऑल दैट, आप इससे फिर बैकआउट पे कैसे जाएंगे? सर मेरा पहले उस पॉइंट को ले लें। ओके, ठीक है ना जी। सर PTI अफोर्ड ही नहीं करती उनको डिसप्लीज करने की SIFC को। ओके, ठीक है, आप नहीं करते हैं, आप आगे पीछे आपके मामला चल रहे हैं, आप अपने वो मुहिम जारी रखें। ठीक है, अवाम की खैरियत, काश्तकार की खैर है, बेसिक इशू है, अगर आप उस पर नहीं बोल रहे क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हैं। गंदम पे तो PTI बात करे, वो तो SIFC का नहीं है, वो तो मुस्लिम लीग नवाज। उसका भी जो डिफरेंस है वो किसान को क्या मिलना है और आपने मतलब टीवी शो पे अगर आप 1500 के फर्क पे मौत दिखा रहे हैं, तो ग्राउंड पे आप कहते हैं हमारे पास मैन पावर ये है कि अगर हम अभी ऐलान करें तो घंटे के बाद आप मीनारे पाकिस्तान भर दें, तो आप गंदम के लिए काश्तकार के साथ खड़े हो जाएं। आपके पास भी जो जहाज में आए थे 18 में, वो ज्यादा काश्त जिम्मेदार थे, उठाएं, आवाज उठाएं।
एनीवे सर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये नहरों वाले मामले में आके ये तज़हीक अमेज बयानात के नहीं, वो तो नेशनलिस्ट पार्टियों के प्रेशर की वजह से पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है। ये कोई माकूल बात है सर? पीपल्स पार्टी सदा से ये सर इस वक्त 13.5 पंजाब डेफिसिट जा रहा है और 16.5 आपका सिंध डेफिसिट जा रहा है, हाल की घड़ी जा रहा है सर। मेरा आप सीबीसी चेक करें, मेरा HB हीमोग्लोबिन अगर 8.9 आएगा तो आप मेरे से 6 बोतलें खून निकाल लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मैं ऑलरेडी डेफिसिट पे जा रहा हूं सर। अच्छा सर, मुझे फिर एक चीज बताइए, आपसे और भट्ट साहब से मेरा सवाल है, पहले शॉर्टली आप जवाब दीजिएगा। जब ये सिचुएशन आप सबको पता है, पीपल्स पार्टी को पता है, नून को पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है, तो फिर ये प्रोजेक्ट पे गो हेड कैसे हो गए सर? ये इसी पे तो समझ नहीं लग रही कि आपने इसको गो हेड कैसे कर दिया। साल से CCI की मीटिंग नहीं हुई। ठीक है जी, उस मीटिंग में सारे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, आप ये सारे एजेंडा पॉइंट्स लाए, वहां पे डिबेट हो, सैर हासिल गुफ्तगू हो। आप किसी को हयात देने के चक्कर में किसी को आप मौत दे रहे हैं और नोबडी नोज इन द वर्ल्ड के भी हो क्या रहा है। इसमें सर मैं एक छोटी सी चीज, ये तरबेला से पानी ले लेंगे, ये सतलुज का पानी ले लेंगे सर। 30 साल के बाद सतलुज में पानी आया, वो भी फ्लड का था, अदरवाइज आप उस पर कहां खड़े। तरबेला में आपकी इतनी सिल्ट आ चुकी है कि उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी 9.6 मिलियन एकड़ फुट थी, -4 मिलियन होके 5.8 पे आ चुका है। मैं जरा भट्ट साहब सर जरा समझाएं तो सही है, फिर गो हेड किस तरह हो रहा है चीजों का? अगर आप तीनों पॉलिटिकल पार्टीज इस पे एग्री नहीं है तो ये SIFC में भी चला गया और अब एक सूबों सिंध और पंजाब की एक अपेरेंटली जंग लग रही है जो चल रही है, जिसके ऊपर अब प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इसको सेटल डाउन करें। देखिए, मैं पहले ये कह चुका हूं कि ये जंग नहीं है। अगर सुबह सिंध में ये उनको कोई वहाँ कोई मसाइल आ रहे हैं, सूबाई जमातों ने जो एहतजाज शुरू कर दिए हैं, तो हम पीपल्स पार्टी और हम इकट्ठे हैं, हम उनके साथ बैठेंगे। अगर उनके कोई इसमें ज़्यादा कोई, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया कि पीपल्स पार्टी को इस तरह की बातें करनी पड़ गई, लेकिन जब हम हुकूमत में इकट्ठे हैं, हर मसाइल में हम इकट्ठे हैं, तो इसमें हम बात कर लेंगे। ये तो मेरा ख्याल है जुलाई में ही हुआ था 2024 में। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आई है तो बिल्कुल हम इस पर कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। ये मैं आपको वाजे कर दूं कि पंजाब अगर कोई ना सिंध का पानी ले रहा है ना बलूचिस्तान का ले रहा है, बल्कि पानी देने के लिए होता है। और मेरा ख्याल है एक चीज़ है, जो हमारे पास रिजर्व होते हैं ना, रिजर्व हमें बनाने चाहिए। जब इतने ये बारिशें होती हैं तो वो पानी जो ज़ाया हो जाता है, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो हम हर सुबह अपने ये पानी इतना इकट्ठा कर ले, जब मुश्किल आए तो वो पानी वहाँ से ले ले। लेकिन अब इस बात की सिर्फ एक ही बात है कि जब हमारे कायद ने कह दिया कि इस पर बैठ के बात करेंगे, अगर पीपल्स पार्टी के कोई मसाइल उनको ज़्यादा हैं तो इस पर बात करेंगे, CCI की मीटिंग में हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है ये जो एक मसला है ये रिजॉल्व हो जाएगा। इस पर हम अब जितनी बहस करेंगे, पीछे जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। सियासी जमातें, हम एक जमहूरी सोच रखने वाले हैं। लेकिन भट्ट साहब इसके अंदर जरा ये फरमाइएगा, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसमें ये फरमाइएगा जिस तरह अभी पिछले 3-4 हफ्तों से ये डिस्कशन चल रही है कि CCI की मीटिंग नहीं कॉल की गई, नेशनल असेंबली के अंदर ये चीज़ डिबेट नहीं की गई, उस सारे के बावजूद चीजें आगे नहीं चली। अब मेरे लिए तो बड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एम्बैरेसिंग सा है जिस तरह कल मैं बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन रहा था और जिस तरह ही वाज एक्चुअली थ्रेटनिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सो पॉइंट सिर्फ ये है कि आज क्या उस थ्रेट्स के बाद या जिस तरह का लबो लहजा बिलावल भुट्टो का था, क्या उसके बाद ये चीज डिस्कस की जा रही है या कहा जा रहा है CCI की मीटिंग तो पहले दिन आप लोगों को बुला लेनी चाहिए थी कि इशू नहीं एड्रेस हो रहा? देखिए, एक मैं छोटी सी जो आपको बात बता दूं, ये जो हम सियासी जमातें इकट्ठी हैं जिनकी हुकूमत बनी है, हमने 5 साल इंशाल्लाह पूरे करने हैं। और इसी तरह हमारी जो आपस में कुछ थोड़ा डिफरेंस होगा, हम वो बैठ के हल करेंगे और ये हल होंगे। इसी का नाम जमहूरियत है। और यही आपको पता चलेगा, यही हुकूमत 5 साल पूरे करके इतने काम करेगी कि हम लोगों के मसाइल हल करेंगे। और किसानों का जो पंजाब में हमने ये बात कर रहे थे, अब तो ग्रीन ट्रैक्टर आए, उनको हमने कर्जे दिए, सब कुछ दिया, किसान हमारे साथ खुश है।
और चोई साहब को थोड़ी परेशानी है, वो कि अपनी पीटीआई का ख्याल करें कि वो कहाँ खड़ी है। खुश नहीं लग रहे भट्ट साहब, खुश नहीं लग रहे। नाराज ठीक नहीं हो है। गया सेट। नासिर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, फैसल चॉइस साहब बहुत शुक्रिया, शहजाद सईद चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो जो हुकूमत की टैक्स पॉलिसी है इसके ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है पाकिस्तान में, या जो स्ट्रैटेजी इस वक्त हुकूमत लेकर चल रही है वो किस हद तक अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन है, इस पर बात करेंगे। मोहम्मद अवैस साहब मेरे साथ होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की मौजूदा टैक्स पॉलिसी के हवाले से अवामी राय में तकसीम है। कुछ हल्के इसे मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे रहे हैं, जबकि दीगर इसे अवाम दुश्मन करार दे रहे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी और सरमायाकारी के रुझान पर मनफी असर डालती है। खासतौर पर रियल स्टेट सेक्टर में इस पॉलिसी के असरात नुमायां हैं, जहां टैक्सों, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और इक्तसादी दबाव ने मार्केट की सिमत को गैर वाज़िया कर दिया है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इन अवामिल का जायजा लेंगे जो मुल्की मईशत और रियल स्टेट इंडस्ट्री को बराह रास्त मुतासर कर रहे हैं। इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद अवैस साहब ने। आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपके टाइम देने का। अवैस साहब, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे, इंटरेस्ट रेट अब नीचे आ गए हैं, उसका इम्पैक्ट रियल स्टेट के ऊपर, और जो एक टैक्स रिजीम हम देखते हैं पाकिस्तान का हुकूमत वक्त का, IMF का स्पेसिफिकली, उसको, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे देख रहे हैं इसके ऊपर? रियल स्टेट सेक्टर में अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस कितना है। आज के टाइम के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि क्या पॉलिसीज आएंगी। पर्टिकुलरली अगर मैं गवर्नमेंट को देखूं तो गवर्नमेंट के अंदर देखें, इन्होंने एक 7E का टैक्स लगाया, ठीक, कि मेयर होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक सर्टन इनकम टैक्स देना है, वेयर एज प्रॉपर्टी टैक्स का इम्पैक्ट खत्म हो चुका है। और शायद ये अभी लीगल डिबेट भी चल रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है या गलत है। सही। और ये मैटर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है। जो हम बीइंग अ टैक्स का थोड़ा बहुत जितना नॉलेज है हमारे में, हमारे ख्याल के अंदर देखें, डीम्ड इनकम के ऊपर इन्होंने वो 7E का टैक्स लगाया, जो अगर मैं इनकम अर्न कर रहा हूं और उस प्रॉपर्टी पे लगाया जो गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है कि ये रेंट पे नहीं है, आपने सिंपल प्लॉट लेकर रखा हुआ है, और अगर खाली वेकेंट कोई प्रॉपर्टी मौजूद है तो उसके ऊपर 7E लगा। सिमिलरली जब फर्दर इन्होंने FED लगा दिया तो FED इतना बड़ा इम्पैक्ट आया कि उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ा दी आपकी। जब आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, इससे पहले 236 के टैक्सेस मौजूद थे, परचेजर पे भी लग रहा था, सेलर पे भी लग रहा था। इन एडिशन टू दैट आप इस वक्त जो है, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप ट्रांसफर टैक्सेस ऑलरेडी दे रहे हैं जो प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, ठीक। और फेडरल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर FED लगा दी। जब FED लगी तो उसका इम्पैक्ट जो इन्वेस्टर, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज प्लीज एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि रियल स्टेट जब चल रही होती है तो उसमें एक तो रियल यूजर होता है जो आता है, अपना घर बनाता है, अपना ऑफिस बनाता है, वो चीजें, लेकिन बहुत बड़ा रोल होता है जो इन्वेस्टर कर रहा होता है। इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाने के लिए। बिल्कुल ऐसे। जब गवर्नमेंट का ये एक मोटिव आया कि हमने रियल स्टेट के ऊपर शायद प्रॉफिट नहीं अर्न करने देना, जिसकी बेसिस के ऊपर टोटल इकोनॉमी का इम्पैक्ट आया। और रियल स्टेट जब इम्पैक्ट करती है, इट्स नॉट ओनली कि प्लॉट सस्ते हो जाएंगे या नहीं बिकेंगे या क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी। क्योंकि रियल स्टेट को अगर आप देखते हैं तो एक तो वो हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो घर प्लॉट बनाती हैं, प्लॉट बना के बेचती हैं, फिर आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स आती हैं जिसके अंदर वो सेल हो रही होती है। जब हाई राइज में आप देखते हैं तो हाई राइज में सिर्फ प्लॉट तो नहीं बिक रहा होता, बिल्कुल उसके अंदर तो कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, सीमेंट इंडस्ट्री चल रही है, आपकी स्टील इंडस्ट्री चल रही है, आपकी पाइप इंडस्ट्री चल रही है, आपकी मेरा ख्याल है शायद 30 to 40 इंडस्ट्रीज हैं जो वो चलती हैं। तो रियल स्टेट को चलाने के लिए एक तो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकली मैं बाज़ औक़ात बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं अगर इसको देखूं, मैं सब चीज़ों को इग्नोर कर दूं और मैं ये देखूं कि हाँ यार, इन्वेस्टर ने लोगों की रीच से घरों को महंगा कर दिया। एक ये सोच है, बिल्कुल है, और वो जेन्युइन सोच है कि हाँ, जब इन्वेस्टर घुसता है तो वो प्लॉट शायद आप में कोई सैलरीड क्लास या कोई चीज वो प्लॉट ले ही नहीं सकती और वो सारी चीज हो जाती है। तो उसको तो कंट्रोल करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को पॉलिसी लेने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम
क्या मुझे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज भी सस्ती देनी है या नहीं देनी, सो दैट के बिजनेस की नीड्स पूरी हो रही हो, नंबर 1। नंबर 2, जो अलाइड इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इतनी बड़ी पाकिस्तान की ना इस वक्त सिचुएशन को अगर आप गौर करें तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ज्यादा चल ही नहीं रही। यानी हम अनफॉर्चुनेटली जिस ईरा में चले गए हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही, तो हमें जो भी फैक्टर्स ऐसे आ रहे हैं जो रियल स्टेट से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसको अगर हम चला सकते हैं तो आई विल लव कि हाँ, गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर एक दफा इंडस्ट्री का पहिया जो है वो चलना शुरू हो। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक, अभी जब हम बात कर रहे हैं और आप जो बता रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। एक शख्स, एक इन्वेस्टर है, वो आएगा, उसने पैसे कमाने हैं, इसीलिए वो इन्वेस्ट करेगा प्रॉपर्टी के अंदर। एक शख्स है, उसने जमीन ली और उस जमीन में अब वो इंतजार कर रहा है कि उसके पास पैसे आए और उसके बाद वहां घर बनाना शुरू करे। जो जेन्युइन बायर है, आप उसके ऊपर टैक्स डाल रहे हैं। अब लोग अब ये सोचने पे, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूं कंज्यूमर की, वो ये है कि हम घर बनाएं कैसे, क्योंकि घर बनाने से पहले ही हम लोग इतने टैक्स दे चुके होते हैं गवर्नमेंट को, वी आर लेफ्ट विद नथिंग। ये टू एंड दिस मैडनेस जो हुकूमत अब नई पॉलिसीज ला रही है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? सर, एक तो पहली बात यह कि थोड़ी सी खुशाइन बात आई है इस वक्त। मैं इसे थोड़ी सी अभी कहूंगा इसलिए कि अभी तक एफईडी की अनाउंसमेंट तो आ गई कि एफईडी अबॉलिश हो रही है, उसका नोटिफिकेशन इस टाइम तक तो नहीं है। जब आप और मैं ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस टाइम तक तो नोटिफिकेशन नहीं है। सो वी बीइंग अ प्रोफेशनल, हम जब टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं कि ये चीज खत्म हो गई है, लेकिन हम तो नोटिफिकेशन देखते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड है, वो मुझे पूछते हैं एफईडी आज चार्ज करनी है या नहीं करनी। तो मैं कहता हूँ ओके, आज की डेट में तो लॉ है। ओके, अनाउंसमेंट डज नॉट मीन कि ये खत्म हो गया है। तो एक तो ये, लेकिन चले, मुझे ये लगता है कि एक पॉजिटिव ये थिंकिंग है कि ओके, उसे खत्म करने की तरफ जा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, अगर एफईडी, क्योंकि एफईडी पे तो फ्रैंकली यानी आई कैन से कि इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी इसलिए वर्ड यूज करूंगा कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो रियल स्टेट के ऊपर टैक्सेस लगाने की पावर है वो प्रोविंसेस को आप दे चुके हैं, डिवॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद तो अब और प्रोविंसेस लगा रहे हैं। बिल्कुल जो आपने पॉइंट रेज किया वो ये है ट्रांजैक्शन टैक्स। आप प्लॉट खरीदने जाते हैं, आप कहते हैं कि आप फाइलर हैं 2% इनकम टैक्स देंगे, नॉन फाइलर हैं 6% देंगे, लेट फाइलर हैं 4% देंगे, एफईडी 3% देंगे, सीबीटी जो है वो 3। आप कहते हैं यार ये ट्रांजैक्शन टैक्स के, यानी प्रॉपर्टी आज ट्रांसफर करने का मतलब है कि 100 रुपए की अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो 7 to 8 रुपीज तो आपने टैक्स देना है। आपने 8 रुपीज प्राइस बढ़ा दी, प्रैक्टिकली आपने बढ़ा दी। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कर दी ना। ये सारे टैक्सेस जो है, ठीक है, गवर्नमेंट की किटी के अंदर टैक्सेस आ गए, लेकिन ये सारे टैक्सेस जो हैं इसने क्या किया, इन्फ्लेशन कर दी। आपकी रीच से जो है वो प्लॉट बढ़ा दिया। और ये क्यों किया? एफबीआर की, मैं आई कैन वेरी लाउडली से कि एफबीआर की गलत पॉलिसी की वजह से। एफबीआर हमेशा कहता है कि जी लोग टैक्स नहीं देते, ये नहीं करते। रियल स्टेट पे टैक्स जब लगाया गया था तो मुझे पता है कि इसका इम्पैक्ट ये था कि हमने उस सेगमेंट को लेके आना है जो नॉन फाइलर है, उनको फाइलर बनाना, टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाना, उसको ब्रैकेट में लेके आना है। तो आप माइनर से टैक्स लगाएं, आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करके आप उससे टैक्स ले लें। उसके बाद साइकिल में आ गया, उसके बाद वो साइकिल में आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रेवेन्यू मीन्स बन गया। हाँ, सबसे जो गलत जो चीज हो, दैट वाज प्रैक्टिकली अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ दैट। ठीक, अच्छा, लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूं। एक तरफ ये है एफबीआर का बिल्कुल मकसद हमें लगता है कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो वो एक नॉन फाइलर है जो इसके लिए मुश्किल होनी चाहिए जिंदगी, उसके लिए आपने मुश्किल एक हद तक की, लेकिन वो बाकी की चीजें इनडायरेक्ट टैक्सेस में दे रहा है। और वो और जो फाइलर है दोनों उस कैटेगरी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरे दे रहे हैं। आईएमएफ के प्लान के अंदर हम हैं, आईएमएफ कहता है कि जी रेवेन्यू बढ़ाएं, 1 रुपया पेट्रोल कम करना है उसका भी हमसे अप्रूवल लें, और ये सब कुछ। इस सारे रजीम के अंदर हम लोग टैक्स इविजन की लोग बात करते हैं और कहते हैं जी टैक्स देना कितना जरूरी है। इसको आप कैसे एवेल्युएट करते हैं? देखिए, जब भी टैक्स रेट एक रीच से ऊपर जाएंगे, आपको ये चीज प्रिंसिपली बनानी है कि टैक्स चोरी होगा। यानी आज के टाइम में और सादा अल्फाज में समझाएं। सादा अल्फाज में यह है कि अगर तो एक शख्स 100 रुपया कमाता है, जी 100 रुपया कमाता है, मेरी जिम्मेदारी एक हद तक होनी चाहिए कि मैंने इतना कंट्रीब्यूट करना है गवर्नमेंट की नेशनल किटी के अंदर। ठीक,
अगर आप इसको टोटल टैक्स रिजीम को गौर करें तो हमारे यहाँ वर्स्ट रिजीम है एट दिस मोमेंट। पूरी दुनिया में शायद इतना टैक्स नहीं होगा जितना टैक्स यहाँ पे पाकिस्तान में फाइलर देते हैं। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन फाइलर। हमारे यहाँ फाइलर का प्रॉब्लम क्या हो गया कि फाइलर का हाईएस्ट रेट 35%, इन सर्टन केसेस 10% सुपर टैक्स साथ लगता है, 45%। उसके बाद आप दूध परचेज करने जाते हैं, आप कोई चीज जाते हैं, आप 18% इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं, आप 8 से 10% टैक्सेस वहां देते हैं। तो आप टोटल इम्पैक्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो वो मोर देन 55% बन रहा होता है। तो आप वो कहता है कि यार ये क्या है, मैं गवर्नमेंट के लिए कमा रहा हूं, मैं किस लिए कमा रहा हूं, ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो ये एक इम्पैक्ट आता है जिसको गवर्नमेंट को ओवरऑल टैक्स पॉलिसी को देखने की जरूरत है, एंड पर्टिकुलरली फॉर फाइलर्स।